का आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार श्रीनगर पहुंचे। दौरे की शुरुआत में ही अमित शाह सबसे पहले शहीद हुए इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे और वहां उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की। ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जून के महीने में इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शहीद के परिवार वालों से मुलाकात के बाद जब ये तस्वीर सामने आई, उसी के बाद लगातार ये अंदेशा था कि जब गृह मंत्री पहुंचेंगे तो बहुत बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आज जब गृह मंत्री पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद थे और इसके बाद सीधा गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा पर एक अहम बैठक भी रखी। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा 3 दिनों का है, यानी कि अगले 3 दिन अमित शाह कश्मीर में गुजारेंगे और आज अपने इस दौरे की शुरुआत की उस शहीद जवान के परिवार वालों से मुलाकात करने के बाद जिनकी हत्या आतंकवादियों ने इसी साल जून महीने में की थी। गोलियां बरसाई गई थी और ऐसे में लगातार कश्मीर घाटी में एक बार फिर से आतंकवादी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। रिफत, 3 दिन गुजारेंगे अमित शाह घाटी में और जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अभी तक कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की रही है, क्या लगता है कि इस दौरे के दौरान उस स्ट्रैटेजी में बदलाव हो सकता है? देखिए, सबकी नज़रें इसी दौरे पे हैं क्योंकि 3 रोज़ा दौरा जो है होम मिनिस्टर अमित शाह का वो आज से शुरू हुआ। जो ही वो श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो वो बाद में फ़ौरन वहाँ पे पहुंचे नौगाम में, जहाँ पे इंस्पेक्टर का घर है, जो इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद की हत्या कर दी गई थी जून के महीने में। वहाँ उनके फैमिली मेम्बर से उन्होंने बात की, काफ़ी टाइम तक वो वहाँ पे रहे। उनके साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे और MOS जो PMO में हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह, वो भी उनके हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी और DGP भी उनके साथ में थे और उसके बाद सिक्योरिटी का एक रिव्यू मीटिंग ली गई राजभवन श्रीनगर में। वहाँ पे आला अधिकारी आए थे सुरक्षा एजेंसियों के और साथ ही DGP जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और CRPF के DG के हमरा और भी बाकी ऑफिसर्स थे और सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। काफ़ी देर तक वो बैठक चली और अब देखना होगा किस तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो अमित शाह का दौरा है ये उस टाइम हो रहा है जब यहाँ पे सिविलियन किलिंग्स बहुत ज़्यादा हुई। तकरीबन 11 के करीब जो है सिविलियंस की हत्या कर दी गई इस महीने के दौरान, जिसमें कश्मीरी पंडित भी ये जो ML बिंद्रू जो एक केमिस्ट थे वो भी शामिल हैं और बिहार से 4 मजदूर जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, उनकी हत्या की गई और एक UP से ताल्लुक़ रखने वाला एक मजदूर भी, उसकी भी हत्या कर दी गई। अब देखना होगा कि किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी ताकि इस तरह की हत्या ना हो और क्या कुछ सिक्योरिटी का रिव्यू लिया जाएगा, ये अभी शायद डिटेल सामने आ जाएंगी। अभी कश्मीर को बनाने के लिए जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, उस संकल्प को किस तरीके से पूरा किया जाए, क्योंकि एक बार फिर से टारगेट किलिंग को सामने रखते हुए लगातार गैर कश्मीरियों की हत्या की जा रही है। शुक्रिया रिफत अब्दुल्ला इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुलाकात के बाद अमित शाह ने एक ट्वीट लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे और पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की है उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लगातार। रिफत, क्योंकि देखिए चुनाव भी होने हैं और ऐसे में लगातार जोर इस बात को लेकर भी था कि विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया हो, तो क्या लगता है कि इस दौरे के दौरान चुनाव को लेकर कोई बातचीत हो सकती है, कोई बैठक हो सकती है, या फिर फोकस केवल यही रहेगा कि कश्मीर में किस तरीके से आतंकवादियों का सफाया हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि होम मिनिस्टर का विजिट या प्राइम मिनिस्टर का विजिट सबसे अहम विजिट समझा जाता है जब भी कश्मीर का कोई विजिट ऐसा हो, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर्स अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं और पिछले 1 महीने में काफ़ी सारे यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पे आए। लेकिन होम मिनिस्टर का विजिट हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि काफ़ी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल जो पूरा कंट्रोल है वो होम मिनिस्ट्री के पास ही है जम्मू कश्मीर का। तो जहाँ तक आपने डिलिमिटेशन की बात की वो प्रोसेस अभी चल रहा है, अभी मुकम्मल हुआ होगा, लेकिन देखना होगा कि क्या उस सिलसिले में कोई बात होगी, क्या किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियंस के ग्रुप से अमित शाह मिलेंगे या नहीं। लेकिन कल एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जम्मू में है होम मिनिस्टर का। फिलहाल आज 3 प्रोग्राम यहाँ पे थे। एक तो सिक्योरिटी का रिव्यू की मीटिंग जो थी, उसके बाद अभी 4:45 बजे के करीब जो यूथ क्लब्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से वो बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और 6 बजे शारजा श्रीनगर शारजा फ्लाइट जो है यहाँ से जा रही है। इन 3 दिनों में कई अहम बैठकें होनी है, कई अहम चर्चा होनी है जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ठीक है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि देश में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन देने का
आंकड़ा पार हो गया है और अब इस टारगेट को और आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है और इसी के तहत पीएम मोदी आज वैक्सीन निर्माताओं से बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी कंपनियों के अनुभवों को साझा करेंगे, साथ ही वैक्सीन को लेकर और भविष्य की तैयारियां और रिसर्च पर भी बात कर सकते हैं। 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान तेजी से शुरू किया गया, 16 जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। हालांकि कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, कई लोग, कई राजनीतिक दलों के प्रमुखों ने वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जन भागीदारी के तहत ये आंकड़ा हम सभी ने छू लिया है। हर किसी का बेहतरीन सहयोग रहा और ऐसे में उन निर्माताओं से आज पीएम मोदी खुद बात करेंगे जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस वैक्सीन को बनाया और एक सुरक्षा कवच देश भर के लोगों तक पहुंचाया। और ऐसे में किस तरीके से इस अभियान को आगे तेज बढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर तमाम कदम किस तरीके से उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर ये तमाम चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 7 कंपनियों के निर्माताओं से सीधी आज बातचीत होगी पीएम मोदी की, क्योंकि ये वार कोरोना के खिलाफ लगातार जारी है और ऐसे में सभी का जोर इसी बात को लेकर है कि अभी पहली डोज जो है वो 25% आबादी तक लग चुकी है और डबल डोज की बात की जाए तो 20% आबादी तक पूरी तरीके से वैक्सीनेट उन लोगों को किया जा चुका है। और ऐसे में अब इस आबादी की संख्या को किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि जोर इसी बात को लेकर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो, फुल्ली वैक्सीनेट हो, ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जाए। क्योंकि अभी भी तमाम प्रोटोकॉल्स के तहत तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, स्कूल्स को ओपन करने की रजामंदी दे दी गई है, लेकिन प्रोटोकॉल्स और मेजर्स अभी भी अपनाए जा रहे हैं। तो वैक्सीन निर्माताओं के अनुभव सुनेंगे आज पीएम मोदी। टीके से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके से वैक्सीन की जो किल्लत कई जगहों से देखने को मिल रही है, उस किल्लत को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि ये मिशन जो लगातार जारी है 16 जनवरी से, उसी मिशन को आगे बढ़ाने को लेकर ये तैयारियां चल रही है। यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, क्या कुछ अपडेट, बातचीत कितनी देर में होने वाली है, किन किन कंपनियों के निर्माताओं से बातचीत होगी और जोर किस बात को लेकर होगा इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल ये मीटिंग जो वैक्सीन निर्माता हैं उन 7 कंपनियों के निर्माताओं से, जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनके प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनके साथ ये मीटिंग होगी। और मीटिंग इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 100 करोड़ की वैक्सीनेशन हो चुकी है और एक ऐतिहासिक एक उपलब्धि भारत के नाम पर पूरे विश्व में हुई, एक इतिहास बनाया गया भारत के द्वारा। तो ऐसे में इस मीटिंग को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियां और हैं भारत को के सामने। जो आने वाले समय में इस महामारी को लेकर जो चुनौतियां सामने आएंगी या बाकी की जो वैक्सीनेशन की जो उपलब्धता है वो किस तरह से समय के साथ पूरी होगी या किस तरह से उसमें और तेजी लाई जा सकती है, इन सब विषयों पर बातचीत होगी। इसके अलावा इन सबको बधाई भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जाएगी क्योंकि काफी कम समय में वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में सबसे पहले 100 करोड़ डोज देने का काम भारत के द्वारा किया गया है। तो ऐसे जो निर्माता हैं जिनमें भारत बायोटेक है, बायोलॉजिकल और जायडस कैडिला है, जेनेवा बायोफार्मा है, सीरम इंस्टीट्यूट जैसे 7 कंपनी निर्माताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी उनसे बात करेंगे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और कोशिश यही है कि आने वाले समय में किल्लत वैक्सीनेशन की ना रहे और पूरी जो आबादी है, जो बाकी की आबादी बची हुई है, उसको भी बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन की डोज दी जा सके। जो सुरक्षा कवच है वैक्सीनेशन का, वो आसानी से भारत के लोगों को और खासकर क्योंकि दुनिया के भी कई देश भारत की तरफ अब नजरें उठाकर देख रहे हैं कि भारत उनकी भी मदद करेगा, पहले भी मदद की है, तो उनके लिए भी वो उपलब्धता बनी रहे। इसको लेकर आज बात प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और यतेंद्र, वो दौर भी हम सभी ने देखा था कि किस तरीके से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, लगातार लोगों की जान जा रही थी और हर कोई यही प्रयास कर रहा था कि इसके खिलाफ कोई बड़ा हथियार हो। और ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए वैक्सीन को बनाया है, वैक्सीन जो कि एक सुरक्षा कवच है हर किसी के लिए। ऐसे में जोर इस बात को लेकर भी हो सकता है कि इस अभियान में किस तरीके का बदलाव आने वाले दिनों में होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लोगों तक पहुंचाई जाए। देखिए, जब जिस दौर की आप बात कर रहे हैं वो दौर ऐसा दौर था कि जब हर कोई सहमा हुआ था, कई लोगों की उसमें जानें गई थी, तो एक भय का माहौल पूरे देश में बना हुआ था। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने सबको भरोसा दिया था कि देश की भागदौड़
जिस जनता ने जिस हाथों में सौंपी है वो उनको निराश नहीं करेंगे और पूरा दम पूरा जोर भारत सरकार के द्वारा उस वक्त लगा दिया गया था और शायद यही कारण है कि 268 दिनों के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो संबोधन दिया उसमें यही कहा गया था कि महामारी जब किसी को नहीं देखती, ना कोई जात देखती है, ना धर्म देखती है, तो उसके आधार पर ही भारत सरकार भी काम करेगी और सबको डोज बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अमीरी गरीबी को देखते हुए सबको फ्री वैक्सीनेशन देने का काम भारत सरकार ने किया और वो उपलब्धता और यही एक आंकड़ा लगातार बना रहे और हर लोगों को बिना किसी भेदभाव के मिलती रहे। जो बाकी के लोग बाकी हैं तो उनको भी उपलब्धता रहे। तो उसको लेकर सबके सहयोग, सबके विश्वास का ही नतीजा है कि 100 करोड़ डोज का आंकड़ा हम सभी ने पार कर लिया है। कुछ ही देर में तमाम निर्माताओं से बातचीत भी करेंगे। ठीक है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सुल्तानपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में विकास योजना एक परिवार तक सीमित है। एक परिवार दिल्ली में तो दूसरा परिवार लखनऊ में रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई और इसी बीच वहां मौजूद महिलाओं ने अपने हाथों से प्रियंका गांधी को रोटी और गुड़ खिलाया। वहीं अब से कुछ देर में असदुद्दीन ओवैसी की मेरठ में रैली होनी है। सुल्तानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास योजना एक ही परिवार तक सीमित है। 7 वर्ष के अंदर बदलते हुए देश को देखा है। पहले भारत के अंदर 2004 से 2014 तक जिस प्रकार की सरकारें थी, उनका एक ही उद्देश्य होता था, जैसे भी हो भारत की आस्था पर प्रहार करना, जैसे भी हो भारत के विकास को बाधित करना। और फिर यही क्रम उनका आगे बढ़ता गया और एक समय तो ऐसा आ गया था 2009 के बाद, जब हर दिन एक नया घोटाला कांग्रेस नेतृत्व की केंद्र की सरकार का देश के सामने आता था और पूरा देश हैरान और परेशान होता था। विकास की योजनाओं का लाभ न देश को मिलता था, न प्रदेश को मिलता था। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था। एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था और जनता कोई भूख से मरती थी, कोई सुविधा के अभाव में मरती थी, कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरती थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे। अरविंद केजरीवाल दीपावली के मौके पर अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। 26 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल। जानकारी मिल रही है कि अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, क्या कुछ जानकारी अरविंद केजरीवाल के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल का 26 अक्टूबर का कार्यक्रम है। वहां पर अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और दिवाली से पहले खासतौर पर ये कार्यक्रम बनाया गया है। आज ही इस कार्यक्रम की अंतिम पुष्टि हुई है और उनका जाना अब लगभग फाइनल हो गया है। 26 तारीख को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के क्योंकि चुनाव भी हैं और उनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो इस नजर से भी इस दौरे को देखा जाएगा, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो तमाम राजनीतिक दल अयोध्या जरूर जा रहे हैं। और जिस तेजी से अयोध्या का निर्माण कार्य चल रहा है, उसको अयोध्या एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बना हुआ है। और जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, उसका साफ आरोप है कि बाकी राजनीतिक दल चुनावों के मद्देनजर अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम काफी दिनों से कोशिश किया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था और अब 26 अक्टूबर का फाइनल हो गया है। वो 26 अक्टूबर को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। बिल्कुल विक्रांत, और चुनाव के मद्देनजर हर एक राजनीतिक दल अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसी फेहरिस्त में अब अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी
देखिए, बिल्कुल 26 तारीख को अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे अयोध्या और वहां पर दर्शन करेंगे। और अयोध्या में आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जब से अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज हुआ, उसके बाद से तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे वहां पर गए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अब जा रहे हैं। और चूंकि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही है, तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में बिल्कुल लगेंगे ही और इस तरीके की प्रतिक्रिया भी आएगी। ठीक है, शुक्रिया विक्रांत यादव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने राज्य भर में प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत के साथ ही प्रियंका गांधी ने महिलाओं को आगे बढ़ने और कांग्रेस में आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि जल्द महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। उसमें कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं और बेटियों को मिलने वाले लाभ का जिक्र होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना ही उनका उद्देश्य है। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कई बड़े ऐलान किए। प्रियंका गांधी ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव में 40% टिकट महिला प्रत्याशियों को देने का ऐलान पहले ही कर दिया था। आज उन्होंने चुनाव जीतने पर लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने की भी घोषणा की। इसके साथ ही 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना हम सभी का लक्ष्य है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वादे को पूरा किया जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां न्यूज 18 के अजीत सिंह के हवाले से खबर यह है कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए ममता बनर्जी भी प्रचार करेंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य में जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी, वहां वहां अखिलेश यादव के लिए ममता बनर्जी मोर्चा संभालेंगे। इससे पहले बंगाल विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया था। और इसके साथ ही महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी एक विशेष रथ निकालेगी। खबर यह भी है कि ममता बनर्जी के साथ ही अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन एक ही रथ से प्रचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल के दौरान कई शहरों का नाम बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की ओर से ट्वीट भी किया गया है। वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने का फैसला लिया है।